दोस्तों, इन दिनों अफगानिस्तान खूब खबरों में है। शायद विगत 2 महीनों से दुनिया के तमाम समाचार पत्रों में अफगानिस्तान की चर्चा है। एक मात्र 4 करोड़ की आबादी वाला राष्ट्र वैश्विक पटल पे इतना अपना पहचान रख रहा है। उसका जो मुख्य कारण है कि तालिबान संपूर्ण मानवता या मानव सभ्यता के लिए एक संकट की तरह दिख रहा है, चूंकि इतिहास ऐसा है। जिसने जैसा तालिबान से प्रश्रय पाकर अलकायदा ने किया था 2001 में अमेरिका में जो घटना हुई, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और तमाम उसके गगनचुंबी इमारतों को ध्वस्त कर दिया गया, आतंकवाद का इतना बड़ा नंगा नाचा गया और अमेरिका ने कसम खाया कि इस तालिबान को ख़त्म कर दूंगा। फिर भी ये तालिबान 20 साल बाद भी फिनिक्स बनकर फिर उभरा और मात्र अमेरिका की घोषणा के 3 महीने के अंदर वो फिर से उतना ही मजबूत होकर उठ खड़ा बैठा। मैं अफ़गानिस्तान के इतिहास पे नहीं जाना चाहता हूँ, उस पर बहुत कुछ लिखा पढ़ा गया है। मैं एक वैश्विक मानस को ये संदेश देना चाहता हूँ कि अगर पॉजिटिव होकर सोचा जाए, ऐसा प्रयास किया जाए, ऐसी सोच अगर विकसित हो जाए तालिबान के अंदर, हो सकता है। चूँकि एक बात है, तालिबान के नेता जो भी आदर्श मान रहे हों, जिस रास्ते पे चल रहे हों, वह विवाद का विषय है, सर्वथा रहेगा भी। लेकिन सब पढ़े लिखे हैं, ठीक ठाक शैक्षणिक योग्यता है उनमें। तो इत्तेफाकन एक लेख अपने बड़े श्रद्धेय पत्रकार नहीं, विद्वान प्रोफेसर दीपांकर गुप्ता, जो जेएनयू में सोशियोलॉजी के प्रोफेसर इमरेटस हैं, उनका मैंने पढ़ा। उससे मेरे अंदर एक उम्मीद जगी और फिर उसी को फ्रेम बनाकर मैंने भी तय किया कि मानवता इस दृष्टि से भी समझ सकती है कि तालिबान के पास 3 उदाहरण तो अभी हैं। 2 तो हाल के हैं, मतलब 100 वर्षों के अंदर के हैं, एक थोड़ा पुराना है। कि तालिबान की जो समस्या है वो 3 प्रकार की समस्या है। पहली समस्या जो तालिबान की है, धर्मांधता, यानी धार्मिक कट्टरता हर जगह, तर्कवाद की जगह धर्म की कट्टरता। कोई तर्क और विज्ञान की गुंजाइश आज 21वीं शताब्दी में तालिबान नहीं रखना चाहता है, जैसा कि अखबारों में और जैसा तालिबान को प्रोजेक्ट किया जा रहा है। शिक्षा, आम जनों के बीच शिक्षा का घोर अभाव। दूसरा, आने वाले समय में आर्थिक संकट। और तीसरा, भयंकर, लगभग 40 वर्षों से अफगानिस्तान युद्ध में ही रहा है, तो क्या वहाँ की धारा पे, धरातल पे क्या क्या निशान होंगे, ये एक अपने आप में शोध का विषय है। और वहाँ के लोगों की मानसिकता को, मानसिक दुर्दशा भी, और वहाँ की डेमोग्राफी का स्टडी भी, सभी बड़े शोध के विषय हैं। वाकई में पश्चिम से लेकर पूरब तक के लिए दक्षिण एशिया का यह देश, पर्वतों पहाड़ों के बीच पला बढ़ा यह देश, बहुत बड़ा शोध अपने अंदर रखे हुए है। भौगोलिक रूप से, ऐतिहासिक रूप से, समाजशास्त्रीय रूप से, नृशास्त्रीय रूप से, मतलब एंथ्रोपोलॉजिस्ट के लिए भी बहुत बड़ा शोध है। लेकिन ऐसी 3
घटनाएं अलग अलग राष्ट्रों के परिप्रेक्ष्य में बताऊंगा जिसके राष्ट्र निर्माताओं ने ऐसी घटनाओं से अपने राष्ट्र को निकाला है। ये तालिबान के पास एक बहुत बड़ा रोल मॉडल है, बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। विश्व इतिहास में तो बहुत सारे नायक हैं, बहुत सारी घटनाएं, लेकिन 3 नायक की आज मैं चर्चा करना चाहूँगा। ये 3 नायक को सबसे पहले इनके योगदान के लिए इनके प्रति विनम्र श्रद्धांजलि ज्ञापित करता हूँ और मैं इन 3 के ज्ञान को आपको शेयर करता हूँ। पहला नाम जो है वो कोई और नहीं, फ्रांस के प्रधानमंत्री की चर्चा करना चाहूँगा। उससे पहले मैं स्पष्ट रूप से स्लाइड में लिखा है तो अनेक महारथी पर फिलहाल 3 युग पुरुषों की चर्चा कर रहा हूँ जिनसे अफगानिस्तान के तालिबान नेतृत्व बहुत कुछ सीखकर शर्तिया तालिबान को एक आदर्श अफगानिस्तान, एक महान अफगानिस्तान के रूप में खड़ा कर सकता है। इस 3 में मैं पहला नाम लेना चाहूँगा फ्रांस के भूतपूर्व प्रधानमंत्री रहे जुल्स एप्सी फेरी का। जुल्स एप्सी फेरी भी फ्रांस को एक इतिहास के खतरनाक मोड़ पर फ्रांस की रक्षा की थी। ऐसा नेतृत्व प्रदान किया था कि विश्व में बिरले मिलता है। फ्रांस और पुर्सिया, जिसको हिंदी वाले प्रसिया भी बोलते हैं, पुर्सिया जो उच्चारण कहें, तो फ्रांस और पुर्सिया में लंबे समय तक बड़ा युद्ध हुआ, सामान्य सी बात थी। उस युद्ध के बाद फ्रांस में तीसरे गणराज्य की स्थापना हुई और उसकी बागडोर प्रधानमंत्री के रूप में जुल्स को मिली। उन्होंने क्या किया, तो वो 2 बार प्रधानमंत्री रहे। एक तो 1881 से लेकर 1883 तक, 80 से 81 तक, दूसरा 83 से लेकर 85 तक, जिनके काम से तालिबान बहुत कुछ सीख सकता है। इन्होंने 2 काम किया, धार्मिक कट्टरता, धार्मिक उन्माद या धर्म को शिक्षा में फटकने नहीं दिया। इन्होंने धर्म को तर्क के नीचे रखा, हर चीज में तर्कवाद की वकालत की। पहला। दूसरा, फ्रांस के लोगों के लिए इंटरेस्टिंग हो सकता है कि फ्रांसीसी उपनिवेश का इन्होंने बहुत विस्तार किया, तो उसमें मैं जाना नहीं चाहूँगा। शिक्षा के महत्व को इन्होंने समझा है। शायद आधुनिक युग में शिक्षा के प्रति इतने चैतन्य रहने वाले बिरले ही कोई हैं। जितना फेरी का नाम लिया जाए तो फेरी इनसे मदद लेकर, इनके ज्ञान को, इनके अध्ययन को, इनसे शिक्षा लेकर, मतलब इनके विचारों को, ये तो अब नहीं है, तो अपने पूरे संविधान को धर्मनिरपेक्ष बनाकर और शिक्षा को धर्मनिरपेक्ष करके एक नए तालिबान, एक नए अफगानिस्तान को सर्वथा खड़ा कर सकता है। इनका सीधा मानना था कि तर्क सदैव धर्म से प्रबल होना चाहिए। जब तर्क धर्म से प्रबल होगा तो समाज में सुख, शांति और समृद्धि आएगी। और इसी विचार से ये ऊर्जित होकर 1881 में, सोच लीजिए, लगभग 150 साल पहले इन्होंने शिक्षा को निःशुल्क कर दिया, शिक्षा को धर्मनिरपेक्ष कर दिया। 82 में कानून बना के, 1882 में कानून बना के इन्होंने शिक्षा को धर्मनिरपेक्ष कर दिया और 81 में इन्होंने शिक्षा को निःशुल्क कर दिया। काश तालिबान भी इनकी ही राह पे चल के आज अपने लोगों के लिए
अगर शिक्षा मुफ्त कर देता है, धर्मनिरपेक्ष कर देता है, तो बहुत टाइम नहीं लगेगा तालिबान के बीज टूटने में। और बीज टूटेंगे तो जो अंकुर निकलेगा वो केवल मानवता के लिए निकलेगा। इसलिए पहली शिक्षा उनको फेरी से लेनी चाहिए। दूसरा नाम है पूर्व सोवियत संघ यूएसएसआर के जननायक के संस्थापक, बोल्शेविक क्रांति के नायक लेनिन का। बोल्शेविक क्रांति की सफलता के बाद लेनिन ने एक खुशहाल, शिक्षित और संवेदनशील राष्ट्र के निर्माण में खुद को झोंक दिया। और इस राष्ट्र के निर्माण के लिए लेनिन ने अपने कॉमरेड, अपने कार्यकर्ता को क्या शिक्षा देता है। क्रांति से सत्ता मिला था लेनिन को, जार के निरंकुश सत्ता को लेनिन ने समाप्त किया। और उसके बाद क्रांति जब अपना काम कर गई, तो जब लेनिन सत्तासीन होते हैं तो उन्होंने मात्र 3-3.5-4 वर्षों के अंदर रूस को शिखर पर पहुंचाया। विश्व के शीर्ष देशों में, जो आज रूस हम कहते हैं लेकिन ये कहना गलत है, यूएसएसआर, यूनाइटेड सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ रसिया, तो पहुंचाया। तो क्या अप्रोच था? तो देखते क्या है कि वर्ष 1922 में इटली के भूमध्य सागर स्थित, आज भी इटली का ये छठा सबसे बड़ा बंदरगाह पे अवस्थित शहर है। जैसे हमारे यहाँ बम्बई है, कोलकाता है, ये बंदरगाह पे अवस्थित शहर है। उसी तरह से जेनेव एक शहर है। जेनेव शहर में 1922 में यूरोपीय देशों का एक सम्मेलन होता है। उस सम्मेलन में अपने कार्यकर्ता को, सोवियत संघ के अपने प्रतिनिधि को उसमें भेजता है लेनिन, लेकिन उससे हिदायत के साथ कि उस मंच पे तुम समाजवाद की बात नहीं करोगे, सोशलिज्म की बात नहीं करोगे। क्या बात करोगे? तो एक विशुद्ध बनिए की तरह बात करोगे, यानी आप कम्युनिस्ट नहीं, व्यापारी के रूप में अपनी बात रखेंगे। क्या सीख है? कि कम्युनिस्ट नहीं, व्यापारी के रूप में, क्योंकि देश चलाने के लिए पैसा चाहिए। आज अफगानिस्तान को शिक्षा और सेकुलरिज्म के बाद जिस चीज़ की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है। अपना ऐसा प्रतिनिधित्व करे कि वो अफगानिस्तान नहीं है जिससे लोग भय खाते हैं, मानवता भय खाती है। बहुत दुखद है। यह अफगानिस्तान उसी तरह है जो बोल्शेविक क्रांति के बाद का यूएसएसआर बना, जिसने दिखाया, दुनिया ने उसका दुष्प्रचार किया कि सबको लूट खाएंगे, ये करेंगे, मतलब तमाम ढंग की बातें हुई। लेकिन उस विवाद में वो हीरो नायक नहीं जाता है। तालिबानियों को सीखना चाहिए, उसके नेताओं को, कि वो किसकी तरह बात करे। वो इस कम्युनिस्ट रूस की तरह बात करे कि व्यापारी होकर अपने यूरोपीय सम्मेलन में जाइए, ताकि व्यापार की बात कीजिए, समृद्धि की बात कीजिए। एक संवेदनशील राष्ट्र जो बनाना है, एक शिक्षित राष्ट्र जो बनाना है, ये शिक्षा थी लेनिन की। दूसरी बात, वो सदैव कहते थे, अपने लोगों को सदैव कहते थे कि आर्थिक रूप से जरूरी कार्य को ही व्यवहारिक रूप से करें। आप व्यवहारिक रूप से उन्हीं काम को करें जो आर्थिक रूप से जरूरी है। अगर इकोनॉमिकली वो नहीं ज़रूरत है उसकी, देयर इज़ नो नेसेसिटी, तो यू डोंट डू दैट, बी प्रैक्टिकल। ये तालिबानियों की सीख है यूएसएसआर के इतिहास से, जिससे उसने शिखर को छुआ। तो तालिबान भी इस चीज़ को प्राप्त कर सकता है, शिखर को वो छू सकता है। और
काश इस पे तालिबानियों को अमल करना चाहिए और अमल करके वो इस सफलता तक आ जाए और फिर इसी में पूरे दुनिया की भलाई है। तीसरा कोई और नहीं, हमारे एशिया का ही हीरो है, ली दुआन। ये वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हैं। आपको पता है, हो संभवतः इतिहास वाले सब जानते हैं कि वियतनाम को भी अमेरिका की दादागिरी सहनी पड़ी थी और बहुत वियतनाम रोया था 70 के दशक में। लेकिन बहुत जल्दी एक बहुत बड़ा राष्ट्र निर्माता के रूप में उसको मिलता है ली दुआन। ली दुआन सदैव इतिहास में अमर हो गए अपने कार्यों के द्वारा। जब इनको सत्ता मिली, जब अमेरिका वियतनाम को छोड़ के चला गया, तो 20,000 बड़े बड़े गड्ढे हो गए। बड़े बड़े गड्ढे 20,000 बम के थे। एक छोटे से देश में 20,000 केवल बम मार मार के महा गड्ढा कर दिया, तालाब महा झील और तालाब खड़ा कर दिया। ऐसा देश मिला था। जबकि आप एक और अतिरिक्त सूचना ले लें कि वियतनाम अफगानिस्तान से बिल्कुल ठीक डबल आबादी वाला देश है। 8 करोड़ लगभग आबादी है, अफगानिस्तान की 4 करोड़ लगभग है। और उसने भी अमेरिका से लोहा लिया, अमेरिका को परास्त किया तो अफगानिस्तान ने भी है, लेकिन ये परास्त कम, अमेरिका की पलायनवादी नीति ज़्यादा कही जाएगी, लेकिन वियतनाम ने तो परास्त किया था उसे। उसने कितने झेले, 20,000 गड्ढे, लगभग करोड़ रिफ्यूजी हुए, लगभग करोड़ रिफ्यूजी हो गए इस युद्ध के चलते। 3,62,000 युद्ध में घायल विकलांग हो गए। 10 लाख युद्ध विधवा हुई। 8,80,000 अनाथ हो गए बच्चे, 8,80,000। 2.5 लाख नशाखोर पैदा हो गए, ड्रग एडिक्ट। 3 लाख बेस्याएं, रंडियां पैदा हो गई और 30 लाख बेरोजगार थे। ऐसी स्थिति में वो छोड़ के वियतनाम को गया था। लेकिन दुआन के संकल्प ने फिर से वियतनाम को खड़ा किया और ऐसा वियतनाम खड़ा हुआ कि जिस समय अमेरिका था, उस समय वियतनाम का पर कैपिटा इनकम लगभग 99 अमेरिकन डॉलर प्रति वर्ष था और आज 2,700 समथिंग, लगभग 2.8 अमेरिकन डॉलर प्रति व्यक्ति आय है वियतनाम की। लेकिन उसने क्या किया, वियतनाम ने दुआन के नेतृत्व में पंचवर्षीय योजना लागू हुई। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अधीन दुआन ने 3 काम किए। देश के एग्रीकल्चर को, कृषि क्षेत्र को बहुत मजबूत किया और उसको लाइट, छोटे उद्योग धंधों से जोड़ा, जिसको हम MSME कहते हैं भारत की भाषा में, माइक्रो एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, माइक्रो मीडियम मिडिल इंटरप्राइजेज जिसको कहते हैं, लघु और सूक्ष्म उद्योग, सूक्ष्म और लघु उद्योग वो किया। उसके बाद हेवी इंजीनियरिंग की शुरुआत की। और हेवी इंजीनियरिंग में क्या किया, तो मशीन उद्योग को, जो कृषि के लिए भी मशीन बना सके और छोटे छोटे उद्योग के लिए भी मशीन बना सके, उसका निर्माण व्यापक पैमाने पर शुरू किया। और तीसरा काम क्या किया कि दक्षिणी क्षेत्र में, चूंकि वियतनाम अलग हो गया था, फिर यूनिफिकेशन हुआ, वहाँ समाजवाद को फैलाया
यानी सामाजिक रूप से, सोशल रूप से, चिंतन के रूप से, व्यवहारिक रूप से उसे भी समाजवाद के झंडे के तले उसके इम्पोर्टेंस को समझाया, उसकी नैतिकता को समझाया, उसके संवेदनशीलता को समझाया कि कितना संवेदनशील हो सकता है समाजवादी समाज। तो ये 3 के 3 यानी फ्रांस, रूस और वियतनाम से तालिबान सीख सकता है, और जो पूरे दुनिया में जो भय है उस भय को वो ध्वस्त करके एक नया अफगानिस्तान का निर्माण कर सकता है जो पूरे मानवता के लिए एक रोल मॉडल हो। यानी अपनी इकोनॉमी को युद्ध के बाद कैसे ठीक करना है, वियतनाम है। कैसे एक निरंकुश सत्ता से शासन लेकर, एक पूंजीवादी व्यवस्था से लेकर लेनिन ने कितना सुंदर राष्ट्र का निर्माण किया यूएसएसआर के रूप में, वो कर सकता है। कितना योग्य, तर्कशील समाज, विवेकशील समाज का फ्रांस ने निर्माण किया, धर्मनिरपेक्ष संविधान से लेकर धर्मनिरपेक्ष शिक्षा तक वो कर सकता है। तो फिर तालिबान हम सबका आदर्श हो सकता है, अफगानिस्तान हम सबके लिए एक खूबसूरत सैरगाह हो सकता है। तो आज ज़रूरत है तालिबान को अपने देश का सच्चा रहबर बनने का, यानी नेता बनने का। जय हिंद। Contact email straightforwardclasses@gmail.com. Phone number 90130111749. WhatsApp 8800740094.